नदी भवानी, नदी भवानी कहते हैं मुझे। जब शान सलिल सी बहती हूँ तो लोगों की प्यास बुझाती हूँ, बारिश लाती हूँ, खेत खलियानों में हरियाली लाती हूँ, जीवन देती हूँ। लेकिन जब रौद्र रूप ले लेती हूँ तो विध्वंस मचा देती हूँ। कितने कस्बे, कितने गांव, कितनी जाने मेरे आगोश में समा जाते हैं। ये मंदिर देखा है, इसके गुंबद तक चढ़ जाती हूँ और मुझे शांत करने के लिए ये लोग निर्दोष जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, उनके खून के छींटे मारते हैं। लेकिन इन्हें कौन बताए कि नदी अपना रास्ता खुद ढूंढती है। रास्ते में जो भी आता है उसे अपने साथ बहा ले जाती है, फिर वो चाहे आपके नकारात्मक विचार और भावनाएं क्यों न हो। और अंत में जब मेरी प्यास बुझती है तभी मैं शांत होती हूँ। एक पल चैन में, पता नहीं कौन आ गया घर में। शंकर दत्त, घर तो यही मालूम पड़ता है। अरे शंकर, अरे राजेश आया। शीला, अरे शीला, लो राजेश आ गया। राजेश आओ, 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। लाओ सामान, बैठो। नमस्ते। रोज एक आदमी का खाना ज्यादा बनाती थी मैं, लेकिन अब इस समय किस ट्रेन से आए? ट्रेन वो तो लाइन ही टूट गई। मैं तो स्टीमर से आया हूँ, डूबते डूबते बच गया। इस बार में आप नदी के रास्ते से आए? सचमुच वैसे ही है जैसे ये बताते थे। क्यों शंकर, क्या बताते थे भाभी से? अरे तुम्हारी भाभी तो तुमसे मिलने के लिए ऐसे आकुल थी जैसे छोटे बच्चे ऊँट बिलाव देखने के लिए आकुल रहते हैं। और नदी से आपको उतना ही प्रेम। भले बताइए नदी के रास्ते से आए। सुनो, चार बड़ा तुझे। और बताओ राजेश, सच में नदी के रास्ते से आए? क्या करना, 2 साल से तुमसे मिलने का सोच रहा था। जब से यूनिवर्सिटी छूटी तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। मैं तो कॉन्वोकेशन में भी इसीलिए गया था, पर तुम वहां भी गायब। क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इन 2 साल के अरसे में जिंदगी मुझे कहां से कहां ले गई, और इस समय भी मैं इतना परेशान होकर भागा हूं। ऐसा लगता है मन पर 1000 हथौड़े एक साथ चल रहे हैं। अक्सर तो यहां तक लगा कि मर जाऊं, फुर्सत मिले। लेकिन आग के बिस्तरे पर ना इस करवट चैन, ना उस करवट। लेकिन क्यों? आखिरी में हो क्या गया है राजेश? न ठहाके, न नदी पे, न जाने कहाँ की निराशा लाद दी। अब बैठो तो टहल क्यों रहे हो? नहीं, बैठेंगे नहीं, टहलने दो। तुम समझते नहीं शंकर, मेरा भी एक क्षण भी बैठना मुश्किल है। मेरे नस नस में जैसे हजारों तूफान घुट रहे हैं, पर उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मेरे व्यक्तित्व का जैसे रेशा रेशा बिखर रहा है। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों जी रहा हूं। कोई अर्थ नहीं है अब मेरे जीने का। राजेश, तुम भी ऐसे हो जाओगे? सपने में भी नहीं सोचा। भावुक मैं था, जिंदगी ने मुझे बदल दिया। और तुम जो अपने मन को इतना बांध के रखते थे, आज हाँ दोस्त, लेकिन मन की नदी का बांध आखिर फूट ही गया। और फिर तो इतनी भयानक बाढ़ आई कि ना जाने कितनी मान्यताएं टूटी, कितने संस्कार उखड़ गए।
और धार इतनी तेज थी मित्र कि पैरों तले जमीन तक खिसक गई। ना पैरों तले रेत, ना सर पर आकाश। ना जाने ये खूनी नदी मुझे किस दुनिया में ले आई और आगे क्या करने पर तुली है। बहू जी, नदी भवानी की भीख मिले। आई ये क्या है भाभी? अरे जना मेरे दिल से ये लोग नदी भवानी के नाम से चले की भाभी क्यों? बकरी नदी बड़ी है ना, ये सब बकरी को ले जाकर नदी किनारे उसकी बलि चढ़ाते और ताजा खून जल पर छिड़कते। नदी नदी क्या ये सब सच है शंकर? पहले हम लोगों को भी ये नहीं था। आपको से देखना लेकिन कभी कभी इससे भी जब नहीं रहता। जब वो देवी मंदिर तक पहुंच जाता है, मंदिर तो मानो डूब नहीं जाता है। फिर कोई कस्बे का आदमी जब डूबकर आत्महत्या कर लेता है तब जाके जलता है। सच? हाँ, और नहीं तो अभी और साल एक पागल डूब गया। 5 साल एक औरत ने डूब के आत्महत्या की। किसी को लाश लेके नदी पीछे से गई। शायद ये अंदर में पर कभी कभी हवा में बेहाल रहता है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बलि का बकरा। ये जिंदगी कितनी खूंखार है शंकर। हर जगह एक जैसी है, कहीं चैन नहीं लेने देती। मैं यहाँ सोचकर आया था कि आराम करूंगा, लेकिन यहाँ भी ये लोग कितनी खुशी से उस मासूम जानवर की जिबा करने ले जा रहे हैं। हर जगह ऐसा ही होता है शंकर। जिंदगी नाचते गाते अपने शिकार को ले जाती है, उसका खून लहरों पर चढ़ाने के लिए। एक शिकार मैं भी हूं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मरूंगा नहीं, यहाँ आकर आराम करूंगा। लेकिन जिंदगी का खूनी शिकंजा हर जगह खून का प्यासा है। देखो देखो देखो, जिंदगी बार बार बुलाती है। ये खूनी पुकार मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। मैं मरना नहीं चाहता शंकर, लेकिन इस आवाज से मेरा पीछा छोड़ो। राजेश, लो खिड़की बंद कर देता। डरो, अब आवाज नहीं किया। राजेश, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कुछ बताओगे तो सही। बताएंगे तो अभी कुछ दिन चुपचाप आराम करने दो। खूब आराम करो, किताबें पढ़ो। देखो पूरी अलमारी भरी है। हाँ, किताबें तो हैं। पेनिसिलिन, टेस, कमाइनी और ये पाउडर का डिब्बा भी है क्या इसके साथ? ये सारी किताबें तुम्हारी हैं क्या शंकर? अरे नहीं नहीं, पद्मा की। मेरी छोटी साली है, आजकल शीला के पास आई। वो फोटो भी उसी की थी। पद्मा, पद्मा कहाँ गई शीला? वो वही गई है डॉक्टर साहब के यहाँ। अच्छा, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप करते हैं, मेरे दोस्त हैं। पद्मा भी कभी कभी उनके यहाँ चली जाती है। अब दिन भर पड़ी पड़ी क्या करे? अब तुम आ गए हो, तुमसे ये मगज बच्ची क्या करेगी? चलिए, चाय तैयार है। पर पद्मा अभी तक आई नहीं, न जाने कब तक आएगी। अरे बाकी रही होगी। मैं तो कहता हूँ कर दो दोनों की शादी, कुछ हम लोगों को भी पद्मा की बात से रिलीफ मिले। चलो, तुम तो मजाक करते हो। मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो कल चाचा जी को पत्र भी लिख दिया। चलिए, चाय ठंडी हो रही।
मुझे देर हो रही है। आज बार रिलीफ कमेटी की मीटिंग, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ ना। तो करते क्या हो तुम लोग? बाढ़ पीड़ितों की सहायता, जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी मदद, और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें निकालना। हाँ, तुम खूब निकालोगे। जरा से पानी में उतरा नहीं जाता, तुम किसी को बाढ़ में से क्या निकालोगे? मैं तैरना जानता हूँ पद्मा, तुम्हें यकीन नहीं? आज भी भरी नदी में कूद जाऊं तो डूब नहीं सकता। और अगर कोई ऐसी खाल में उलझाओ जिसे डूब कर ही बचाया जा सके, तब क्या करोगे? अगर कोई डूब ही जाएगा तो मैं उसको बचाऊंगा कैसे? तुम भी बच्चों की सी बातें करते हो। लेकिन बात तो आप नहीं समझ सकते डॉक्टर साहब कि बिना डूबे किसी को बचा ही नहीं सकते। किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। अच्छी बातें करना कहाँ से सीखा? सच, डॉक्टरी पढ़ने में बड़ा नुकसान है। एक काम करो, तुम मुझे लिटरेचर पढ़ा दो, कम से कम तुमसे बातें तो कर सकूंगा। कितनी कुशल हो तुम। मैं तुम्हें अपनी कविताएं दिखाऊं? मैंने कल ही ये मेरी फोटो कितनी उल्टी लगती है। ये अटैची राजेश वर्मा। अच्छा, लगता है ये लोग आ गए। कौन लोग? क्या शंकर आ गए? अच्छा, तो उनसे भी चंदा ले लो रिलीफ को और चलूं फिर। रुको, बैठो मालिक। हमारे पास बैठना तुम्हें 1 मिनट भी भारी लगता है, पर हमसे चंदा नहीं मांगोगे? उनसे चलना नहीं, मदद मांगो। मेरे साथ चलो। बाढ़ में तमाम औरतें बेघरबार हो गई हैं, उनकी मदद करते हैं। ना बाबा ना, मुझे उनकी हालत देखकर बड़ी रुलाई आती है। अभी कल परसों गई थी, मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमारी आंखें बहुत कमजोर है कृष्णा, एक चश्मा दिला देना। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं? अरे सुनो तो सही, कल दीदी ने चाचा जी को चिट्ठी लिखी है हमारे बारे में। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग सारस्वत है और तुम लोग कक्कड़। हम लोग कितने सुखी नहीं ना पढ़ना। हाँ, ये माना कि मैं तुम्हारी तरह भावुक नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे हैं। हाँ कृष्णा, मैं कविताओं में डूबी रहती हूँ, लेकिन कवियों और लेखकों से मुझे बड़ा डर लगता है। उनमें से 1/3 पागल होते हैं, 1/3 भिखारी और 1/3 सखी संप्रदाय के। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन नहीं, एक बात तो है, कविताओं के मीनिंग कभी कभार मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। साल भर पहले मैंने भी सोचा था कि कविता लिखूंगा, फिर सोचा कि इससे मेरे पेशे में फर्क पड़ेगा, और फिर भी बजा कविता। और इसलिए कभी कभी लगता है कि आदमी को पत्थर होना चाहिए, औलाद की राक्षसी मशीन होना चाहिए, जो अपने बाहु चक्रों में सभी को कुचल दे। कभी कभी मन में एक भयंकर खूनी प्यास जागती है जिंदगी से बदला लेने की, मगर दोस्त प्यार ने ये साहस। अरे यार, तुम्हारा परिचय क्या? ये है राजेश, इनके बारे में तो तुम सुन चुके हो। और राजेश, ये है पद्मा और ये डॉक्टर कृष्णा। पद्मा के भावी पति है और कल से तुम्हारा इलाज भी यही है। बैठ। कृष्णा, इन्हें कुछ हार्ट ट्रबल, तो जरा एग्जामिन कर। अब महीने भर यही रहकर अपना स्वास्थ्य सुधारेंगे। बड़ी खुशी हुई आपसे। मैं ऐसा आदमी नहीं जिससे मिलकर किसी को खुशी हो डॉक्टर। अरे वो व्यापार की दृष्टि से कह रहे थे, तुम्हें एक मरीज जो मिला, क्यों? अरे भाई इतना मत हंसो। आहा, कृष्णा है। भाभी, तुमसे कुछ वसूलना है? अरे डॉक्टर साहब, अभी घबराए क्यों जाते हो? मैंने नुस्खा लिख दिया है, दवा तैयार तो हो जाए। अरे क्या है भाई, कुछ हमें भी मालूम होगा। बाढ़ रिलीफ का चंदा कुछ आप? इतना क्या लिख रहे हो राजेश? लो देखो शंकर, मैंने क्या लिखा है। जब आदमी के सामने उसके जीवन की दिशाएं धुंधली पड़ जाए, जब वो अपने जीवन का
सही सही अर्थ ना खोज सके तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार और उसकी कायरता है। उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। अरे ये संदेश की रसीद है राजेश, फोटोग्राफ बुक नहीं है। मुझे संदेश नहीं चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। ओ, आई एम सॉरी, लेकिन काहे का चंदा? बाढ़ ली। पर क्यों? क्यों? इससे हम बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करेंगे। पर उन्हें बचाना क्यों है? तो फिर क्या उन्हें मरने दिया जाए? बेशक, कितना बड़ा दम है। हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढो डंगरों को बह जाने देते हैं, लेकिन इन इंसानों को बचाने के लिए चंदा करते फिरते हैं। क्यों? क्या ये इंसान उन घास फूस और उन ढो डंगरों से किसी मायने में बेहतर है? कभी नहीं होगा। ये लोग कीड़ों से भी बदतर हैं। इनका जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है और इनके लिए यातना। इनका अस्तित्व खत्म हो जाए तभी अच्छा। मैं जब कभी भी सोचता हूँ कि इस दुनिया में करोड़ों आदमीनुमा कीड़े रहते हैं जो नारकीय जीवन बिताते हैं, तो मेरा मन गुस्से और तरस से भर जाता है। ये हम सब क्या है हमारी जिंदगी के मायने? करोड़ों साल से हम लोग उन सितारों की छाव में इस धरती पर अपने पदचिन्ह बनाते हुए चले आए, पर हैं तो हम सब कीड़े के कीड़े ही ना। हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए तभी अच्छा। कभी कभी लगता है कि ये बाढ़ें इतना कम क्यों आती हैं? अरे मनु के जमाने का जल प्रलय क्यों नहीं आ जाता? इंसान का नामो निशान क्यों नहीं खत्म हो जाता? कीड़े ये सब मरने के लिए ही बने। क्या दया और सहानुभूति कुछ भी नहीं? राजेश बाबू, अब ये क्या कह रहे हैं? ब्रूटिश। तो क्या दया कम ब्रूटिश है डॉक्टर साहब? अभी उस बलि के बकरे को देखा था आपने? दया हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिसमें हम बकरे को फूल माला से लादते रहते हैं, पर असलियत यही है कि हमारे दो चेहरे हैं डॉक्टर साहब। एक वो जो हम सारी दुनिया को दिखाते हैं, वह प्रेम, स्नेह, दया, ममता का चेहरा, और एक वो जो हम खुद देखते हैं, घृणा, प्रतिशोध, हिंसा का चेहरा। और असलियत यही है कि हम हमेशा जिंदगी की कुरूपता को प्रेम और सौंदर्य से ढांकने की कोशिश करते रहते हैं, पर असल में जिंदगी कुरूप है, घिनौनी है, और आदमी उसे बदल नहीं सकता। आदमी को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अरे ये सब फिलोसॉफी की बातें दूर कर, नाम तुम्हारे नाम से चंदा लिख दो। चंदा? यही लाइनें मेरा चंदा है शंकर। ये तो फिर भी रसीद बुक है। ये तो मैं आग की लपटों पर लिख सकता हूँ, पानी की लहरों पर लिख सकता हूँ, आसमान के बादलों पर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यही जीवन का ध्रुव सत्य है। कह दो आदमियत से कि वो मर जाए, क्योंकि आज तक उसकी दिशाएं अस्पष्ट हैं, धुंधली है। छी, मैं नहाने जा रहा हूं, अंदर से जैसे भट्टी सी सुलग रही है। कृष्णा, कभी भी एग्जामिन करना था, पता नहीं क्या हो गया है। जानते हैं, बड़े अच्छे लेखक है। सभी न्यूरोटिक हैं, मानसिक रोग है शंकर भैया। रोग नहीं, बहुत गंभीर बातें कहते रहे लोग। मैं तो जैसे बह ही गई थी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। रिलीज कमेटी की मीटिंग में सब मेरा इंतजार करते हैं। वैसे अब क्या हालत है बाहर? बहुत बुरी हालत है जीजा, सब जगह पानी भर गया है। देवी के मंदिर तक पानी आ गया है। इस साल फिर कोई बेचारा डूब महज अंधविश्वास है। हाँ शंकर भैया, मैं बड़ी आत्मघाती प्रवृत्तियां सुनते हो? उन्हें दिल का दौरा फिर से आ गया। जल्दी चलो। क्यों कृष्णा, अब कैसी तबीयत है राजेश की? फिलहाल तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। आप लोगों को उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा।
बार बार दिल का दौरा पड़ने से बात और बिगड़ सकती है। अच्छा, धन्यवाद कृष्ण, और तुम्हें इतनी तकलीफ दी उसके लिए माफ कर। कैसी बातें करते हैं, ये तो मेरा काम है। मैं अब चलता हूँ, रिलीफ कमेटी की मीटिंग में मेरे को देर हो गई। अरे कृष्णा, याद है ना आज शाम तुम्हें हमारे यहाँ ही खाना है? हाँ भाई, इस बार नहीं भूलूंगा, समय से हाजिर हो जाऊंगा। इतने शांत स्वभाव का आदमी आज इतना विचित्र हो गया है, यकीन नहीं होता। पता नहीं क्या हो गया है मेरे दोस्त को। अब चिंता क्यों करते हैं, अब वो यहाँ आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी ठीक कहती है, नई जगह नए लोग, मन अपने आप शांत हो जाएगा। शायद तुम लोग ठीक ही कहते हो। अच्छा, तुम्हें दवाइयाँ दे रहा था। और हाँ शिव, राजेश को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़, बस आता हूँ थोड़ी देर। ये सारे काम एक साथ कैसे होंगे? राजेश बाबू का ध्यान रखना है, घर के 100 काम। दीदी मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगी, चलिए मैं आपकी मदद। सुन पन्ना, तुम राजेश बाबू का ध्यान रख लोगी, और उन्हें कुछ भी चाहिए हो ना मुझे बताना, मैं जाके रात के खाने की तैयारी कर लूँ। हाँ दीदी मैं सब कर दूँगी, चलिए। राजेश बाबू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ पन्ना, आ जाओ। अब कैसी तबीयत है आपकी? पिछले 5 दिनों में आपने जैसी मेरी सेवा की है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। अच्छा ये सब छोड़िए, लीजिए दवा खा लीजिए। नहीं पन्ना, अब मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं, ना लंबा जीवन नहीं चाहिए मुझे। क्या करूँगा मैं ऐसे जीवन का जिसमें मेरा मन ही मेरा साथ ना दे। इतनी क्या शिकायत है आपको जिंदगी से, क्यों इतना तनाव लेते हैं? कोई शिकायत नहीं, कोई तनाव नहीं। बस एक अजीब सा एहसास है मुझे, अजीब, जैसे रोज नया दिन निकलता है लेकिन मैं वही पुराना, जिंदगी वही पुरानी, एकदम वैसे ही चली जा रही है। हर समय मरने की बातें, ऐसी उदासीनता। अच्छा ये सब छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। भला मेरे बारे में आपको क्या जानना है? मैं तो एक आवारा पंछी हूँ जो इधर से उधर उड़ता फिरता रहता है। आप इतनी अच्छी और गहरी बातें कैसे कर लेते हैं? सच ऐसा लगता है जैसे मैं किसी किताब को पढ़ रही हूँ, जैसे दिनकर या गालिब की रचनाएं। आपको ये सब भी पढ़ना पसंद है? हाँ पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन आप जैसी बातें नहीं कर पाती। वैसे जीजा जी बता रहे थे आप बहुत बड़े लेखक हैं। कॉलेज के दिनों में शौक था हल्का फुल्का, फिर ये शौक का पेशे में बदल गया, पता ही नहीं चला। तो फिर अपनी कुछ रचनाएं सुनाइए ना। किस पर सुनना पसंद करेगी आप? प्रेम पे। प्रेम? प्रेम कुछ नहीं है पद्मा, शायर बस एक भ्रम फैलाते हैं और उसी को हम प्रेम कह देते हैं।
दर्द का सौंदर्यकरण है प्रेम। सुख के प्रसाधन में लिप्त भयानक पीड़ा है प्रेम। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं प्रेम को, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस ईश्वर को पाने के लिए कितनी मौतें मरनी पड़ती हैं। उन मौतों के अंजाम का आगाज है प्रेम। प्रेम आसक्त करता है। प्रेम वो मार्ग है जिसकी मंजिल मृत्यु है, कष्टदायक विभत्स मृत्यु। तुम बस इतना समझ लो पद्मा कि प्रेम कुछ नहीं, सत्य की एक अवधारणा है। तो सत्य क्या है? जिंदगी बहुत निर्मम है पद्मा, हर समय वो हमारी परीक्षा लेती रहती। ये प्रेम और दूसरों के प्रति मोह हमारे संघर्ष भरे जीवन का मात्र एक तुच्छ सा हिस्सा है, परंतु असली सत्य वो तो मृत्यु ही है। जाना जो एक नियम है उसे सच क्यों होना है? क्यों नहीं एक आखिरी बार जाने से पहले हमेशा के लिए रहने का ख्वाब मुकम्मल हो पाता, और उस हमेशा के दरमियान निभाने पड़ते हैं जो बहुत से किरदार, उनके बीच कुछ लम्हे सदियों तक फैलाकर। क्यों ना सिर्फ वही रहे जो हम हैं, एक दूसरे में जीते रहें बिना किसी पर्दे, बिना किसी स्क्रिप्ट। क्यों गए? जो नियत है उसे नियति से पहले क्यों ना हम सच कर दें? एक टुकड़ा कामिनी, मेरी कविता तुम, हाँ राजेश, कविता पूरी करो। तुम्हारे बिना तो मेरी सारी कविताएं अधूरी हैं कामिनी। जानती हो कितनी बातें करनी है मुझे तुमसे। ये कविताएं ये तो कभी और पूरी होती रहेगी। मैं जानती हूँ राजेश, तुम्हें मुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, इसलिए तो आई हूँ यहाँ। मैं भी तुम्हें सुनना चाहती हूँ। कई दिनों से सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा हो जहाँ मुझे कुछ सोचना ना पड़े, किसी की कोई चिंता ना करनी पड़े, किसी का बेकस गुस्सा मुझे ना सहना पड़े, किसी और के हिसाब से जिंदगी ना जीनी पड़े। सिर्फ एक दिन ऐसा चाहता हूँ जहाँ तुम्हें मैं अपना कह सकूँ, जहाँ तुम सही मायनों में मेरी हो सको, जहाँ तुम मुझे सिर्फ प्यार करो, मिलना जरूरी नहीं, बस ढेर सारा प्यार करो, कुछ आलिंगन बोसों का मोहताज होकर नहीं, जी लुटा कर खुलकर मुझ पर प्यार बरसा। मेरे इश्क में तुम चूर रहो, इश्क में डूबकर कुछ पल बिताए ना मुझसे एक दिन में। उस दिन अंततः मुझे खुशी की थोड़ी अनुभूति होगी। क्यों हमसे इतना प्रेम करते हो? क्यों का क्या? मैं प्रेम करता हूँ तुमसे। मिस्टर राजेश, ये दीर्घ तरह प्रश्न है, इतने सस्ते में नहीं निपटेंगे आप। इसका जवाब जो मुझे लगता है वो एक ही है। मैं सोचता हूँ जैसे कोई सोचता होगा कि क्या है जिंदगी का सत्य। मैं पढ़ता हूँ तुमको जैसे कोई पढ़ता होगा गालिब की कोई गजल। बार बार हर बार एक नए मतलब को अपने दामन में छुपाए। वो गजल भी सोचती होगी कि इतनी बार पढ़कर भी थके नहीं तुम। लेकिन उस पाठक का सोचो जिसने उस गजल को बार बार पढ़ा है, ना जाने कितनी बार, लेकिन हर बार उसमें एक नया शब्द उपज जाता है जो अपना मतलब ही बदल लेता है। वो पूर्ण रूप से पागल हो चुका पाठक मैं हूं, और वो मादक गजल तुम। अब भला कोई उस पाठक से आकर पूछे कि गजल में फला शब्द किसके बाद आता है, तो क्या उसे सोचना पड़ेगा? नहीं। अब समझी पूरी कामिनी, मैं तुमसे इतने दिन बाद मिला, लेकिन इतने दिन बाद मिलकर भी हमारे बीच सब कुछ एकदम वैसा ही है। तुम मुझे मेरे बचपन की वो अधूरी कविता की याद दिलाती हो जिसे मैंने अधूरा पढ़कर छोड़ दिया, लेकिन आज भी पढ़ूं तो बिल्कुल वैसी ही हो। तुमसे मिलना, यूं बातें करना एक अधूरे सपने जैसा है,
एक सुंदर सपना, बस अभी कभी टूटे ना। राजेश बाबू, राजेश बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ पद्मा, क्या हुआ? मैंने सुना नहीं। आप कुछ बोल रहे थे, फिर अचानक ही चुप हो गए। कुछ नहीं। ये कामिनी कौन है? किसी कहानी का कोई पात्र है क्या? कामिनी मेरे जीवन का एक अहम किरदार है। उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी दार्शनिक बातें उसे बहुत अच्छी लगती थी। और वो सच कहते हैं ना, प्रेम एक खंजर है, एक ऐसा हथियार जो दूर खड़े को भी घायल करे और पास को भी। इसमें खुद को देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब तक जख्म ना दे तब तक। परिस्थितियों के कारण हमारे रास्ते अलग हो गए। तो जैसे मैं प्रेम पर अपना विश्वास ही खो चुका हूं। बस इतना समझ लो पद्मा कि 2 शब्दों में सिमटी है मेरी दास्तान। उसे टूट कर चाहा और चाह पे टूट गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्या रीडिंग है? फिलहाल तो तबीयत ठीक है। 10 दिन में मानो आतंकवाद चला गया। इसका सहरा तो पद्मा के सिर बांधना चाहिए। इसने दिन रात एक कर दिया। सच में मैं नहीं जानता था ये इतनी शुश्रूषा कर सकती है। अरे जीजा, इतनी भी तारीफ ना करो, नजर लग जाएगी। हाँ तो कृष्णा, तुमने कुछ एनालाइज किया? हाँ बताते हैं। शंकर वीर, आप उन्हें इसी कमरे में जाइए। उस कमरे का वातावरण बहुत मनोरम है। हाँ तो बताओ कृष्णा। डॉक्टर से ज्यादा तो शायद तुम मरीज के बारे में जानने के लिए आते हो पद्मा। कृष्णा, 10 दिनों में जैसे पूरी जिंदगी का चक्र ही बदल गया है। कृष्णा, इस तरह की बोली ना बोला करो। तुम्हारा मन इतना छोटा होगा कि मैं नहीं जानती थी। और तुम्हारा मन इतना अस्थिर होगा ये मैं नहीं जानता था पद्मा। इन 10 दिनों में जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। मेरा सब कुछ छिन गया है पद्मा। अब तो जैसे तुम्हें मेरे से कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। वो न्यूरोटिक आत्मघाती तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। इस तरह की बातें सुनने की मैं आदी नहीं। मैं जो भी हूँ, मैं उनसे श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ, प्रेम करती हूँ। कहो ना, आखिर होना औरत बदलते देर नहीं लगती। आखिर होना पुरुष। अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी। ब्याह हो गया होता तो न जाने क्या करते। नाराज हो गए कृष्णा? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं क्या करूँ? जिस दिन से हमको जाना है, उसने मन को बांध लिया है। मेरे घर का एक जरा सारा व्यक्तित्व सारे प्रेम से बड़ा है। मेरा प्रेम अभी तुम्हारे लिए है कृष्णा, लेकिन उनका दर्द कम कर सके तो मेरा व्यक्तित्व सार्थक हो जाएगा। यकीन मानो कृष्णा, मैं उन्हें प्यार नहीं करती। उनकी आंखों में तो इतनी गहराइयां है कि उसमें झांकते ही मुझे डर लगता है। लेकिन ना जाने कैसा जादू कि डूब ही जाती हूँ। माफ कर दो कृष्णा, कुछ तो बोलो। देखो, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर है।
सेवा कर लेने दो, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर मैं जानता हूँ मैं वो धीरज हूँ बगन, तुम्हारे योग्य नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मेरी जिंदगी में कोई है जिसकी वजह से मैंने ये ऊंचाइयां पाई हैं तो वो तुम। लेकिन फिर मेरा मन इन्हीं बातों से भर आता है कृष्णा, मैं क्या करूं? रो मत, आंसू पोंछो। तुम जैसी भी हो मुझे बेकार पड़ती, काश कि तुम कभी समझ पाते। लेकिन मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बताया। पहले हंसो। तुम जानती हो वो इसलिए इतने निराश हैं, इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि वो लड़की उन्हें मिल ना सकी जिससे। ठीक कृष्णा, उन्हें तो नीचे तो ना घसीटो। तुम्हारी पूजा से तो वो ऊपर हो नहीं जाएंगे, और तुम्हारी व्याख्याओं से वो नीचे तो नहीं गिरेंगे ना। उन्होंने तुमसे पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। उन्होंने और कामिनी ने निश्चय किया था वे जिंदगी भर अलग रहेंगे, प्रतिदान न लेंगे और अपने प्यार से एक दूसरे का व्यक्तित्व संभालेंगे। लेकिन कामिनी वो धीरे धीरे मुरझा रही है और वो खुद को रोक नहीं पाती। उनके जीवन का कोई अर्थ था और उनका जीवन निरर्थ है। वो कितना गहरा सोचता है कृष्णा, तुम कभी समझ ही नहीं सकते। तुम तो समझती हो। हाँ समझती हूँ, और तुम्हारी इन बातों से मैं डर नहीं जाऊंगी। तुम उनकी पैरों की धूल भी नहीं, तुम कभी वहां तक सोच भी नहीं सकते। मैं कभी सोच नहीं सकता, ईश्वर न करे मैं वहां तक कभी सोचूं। औरत जो एक शाम को बदल सकती है उसके लिए मैं कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। छी! कृष्णा सुनो, मैंने क्या कर दिया? कि मुझसे क्या हो गया? आराम से, आराम से। पद्मा, जरा वो कपड़े हटा। अच्छा, तुम्हें डिस्पेंसरी जाकर दवाई लेकर आता। शीला, अरे शीला, जरा शीशी दे जाना। अरे पद्मा, इतनी दांत क्यों? कुछ नहीं जीजा, बस सर में दर्द हो रहा था। मेरी वजह से। अगर मेरी मेजबानी का किसी पर सबसे ज्यादा याद आया तो वो इन पर। मुर्दों को मरने भी तो नहीं देते लोग। मरे आपके दुश्मन, आपके बिना हमारे जीजा विधवा नहीं हो जाएंगे। अरे भाभी बैठिए। दूध चढ़ाई हूँ, उतारो। अरे दीदी बैठो ना। राजेश बाबू, अपना शादी कर लो तुम। ये सब तो हर किसी की जिंदगी में लगा रहता है। शादी कर लो, बिखरा हुआ मन बन जाए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिए भाभी, क्या इतना प्रायश्चित मेरे लिए काफी नहीं? अच्छा तो है राजेश बाबू, शादी कर लीजिए। इतना डरते क्यों है? डरते क्यों है? बुरा ना मानना, मैंने सुना था अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ है। जैसे ही कोई उसके समीप जाता है उसके पत्ते झुककर उसे अपने अंदर समेट लेते हैं और फिर उसके रेशमी जहरीले कांटे उसके शरीर से खून की बूंद बूंद चूसकर उसे बाहर फेंक देते हैं। औरत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जैसे ही कोई जीनियस व्यक्ति देखा नहीं कि बस उसे अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसके व्यक्तित्व की बूंद बूंद चूसकर उसे अकेला बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने आपके मित्र और व्यक्तित्व खत्म कर दिए हैं। क्या ये अरे दीदी, वो जीनियस की बात कर रहे हैं। जीजा जी कहाँ के जीनियस थे? तो फिर ये किसी जीनियस लड़की से शादी कर ले। लड़की और जीनियस ये हो ही नहीं सकता। ये सर्वथा अंतर्विरोध है। औरत कभी जीनियस हो ही नहीं सकती। उसके लिए जिंदगी का बाहरी रूप सबसे प्रमुख होता है। अब मैंने आपको कामिनी के बारे में ही बताया था। बाहरी परिस्थितियां उसके जीवन के अंतर के सौंदर्य को नष्ट कर रही हैं और वो चुपचाप ही कोई प्रतिभा है। प्रतिभा विद्रोह करती है
सृजन करती है, लेकिन नारी केवल प्रसव करती है या प्रसादन। प्रसव की भूमिका उसके जीवन में क्षमा कीजिएगा, अब यही है पद्मा। इनकी मेज पर तो कमाईनी रखी है, लेकिन कमाईनी के ऊपर क्या है? पाउडर का डिब्बा। दूध चल रहा है, मैं अभी आई। अरे ये क्या? आप तो बुरा मानिए, मैंने तो बस एक उदाहरण दिया था। मैं क्या आपको समझता नहीं? समझते हैं आप, खूब समझते हैं। जहाँ नारी कमजोर है, दुर्बल है, वहाँ उसे गाली दे दीजिए, लेकिन जहाँ वह अपना सब कुछ देती है, अपनी ममता देती है, वहाँ भी आप जैसे लोग कहने से नहीं छूटते। आप गलत समझी पद्मा जी, मैं क्या आपको समझा नहीं? आप ही ने तो मेरी जान बचाई। देखिए, आप होंगे आप, तो तुम हो। अच्छा तुम सही पद्मा, लेकिन तुम इतनी ममता से बात ना किया करो। तुम समझती नहीं, प्यार ना मिलने से मन में एक घाव होता है, लेकिन एक घाव और होता है जो प्यार मिलने से बुरी तरह कसक उठता है। तुम क्यों इतनी ममता बढ़ा रही हो? पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया, जाने कौन सा मन सा छा गया मुझ पर। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आपे में ही नहीं हूँ। पद्मा, ये बहुत बुरी बात है। जानती हूँ गलत बात है, पर आप कभी नहीं समझेंगे। आप मेरे लिए क्या हो गए, आप ये कभी सोच भी नहीं सकते। एक छाया जो बार बार सपने में आती है, मैं उसे पुकारती हूँ, वो चली जाती है। आपको पाकर मैं उस छाया को पा गई। पद्मा, ये क्या कह रही हो तुम? कह लेने दीजिए मुझे, फिर कभी ना कहूँगी। जो कुछ भी कह रही हूँ वह अक्षर अक्षर सही है। आप नहीं जानते ही आपने क्या कर दिया। आपने ही मेरा चित्र उलट दिया, मेरा व्यक्तित्व उलट दिया। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मुझे इन गहराइयों में डाल दिया जहाँ आपके सिवा कोई नहीं जा सकता? लेकिन पद्मा, डॉक्टर कृष्णा, मुझे खुद समझ नहीं आता मैं उनके लिए क्या करूं। ऐसा लगता है वो मेरी प्यार की पगडंडी है जिसे मैं छोड़ आई हूँ। आप मंजिल हो जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। पद्मा, जरा जाकर धोबी को ये कपड़े दे आओ, जल्दी जाओ। राजेश बाबू, आज शाम नाश्ते के लिए क्या बनाओ? कुछ नहीं, चाहे जो बना दो भाभी। मूंग का हलवा अच्छा लगता है? अरे कृष्णा। अभी इनसे कुछ बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? कृष्णा, क्या हुआ? राजेश, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने जाने दो, मुझे ये कहना भी उचित नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। लेकिन तुम तो बहुत जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। पर मेरा क्यों दोष? तुम्हारा क्या दोष? दोष है तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का, जिनमें आदमी को बेहोश बनाने का नशा है। तुम माना मेरे में इंटेलेक्ट नहीं है, मेरे व्यक्तित्व में आग नहीं, मैं लच्छेदार बातें नहीं कर पाता। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा सब कुछ जिंदा है। तुमने ये कांटे बोए हैं, तुमने ये जहर घोला है। जहर जानते, मैं सब कुछ खोकर भी स्वयं नहीं मरूंगा। लेकिन ये देखते हो, दवा में इसकी एक बूंद तुम्हारे लिए काफी। मैं नष्ट होना नहीं जानता, मैं कायर नहीं हूं तुम्हारी तरह। तुम कितने मेहरबान हो कृष्णा, मुझे इसी दवा की तो तलाश थी। काश कि तुम समझ पाते कि मेरा हृदय कितना बेचैन है। मैं कब से धड़क रहा हूं। अब कोई मोह नहीं रहा मुझे जिंदगी में।
अरे जब जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया उसी ने। ला दो, शीशी दो। कभी नहीं, मेरा काम दिलाना है। मैं डॉक्टर हूं, मैं जहर नहीं दे सकता, मैं दवा देता हूं। काश कि तुम कभी समझ पाते कि मैं जीनियस नहीं हूं, लेकिन तुझ भी तो नहीं। मगर मैं क्या करूं, कोई भी तो मेरे दर्द को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कृष्णा, मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कितना तुच्छ हूँ। कैसा फूटा नसीब है मेरा कि जिस किसी के संसर्ग में आता हूँ उसी के जीवन को आग लग जाती है। मैं खुद तुम्हारे बीच से हट जाना चाहता हूँ कृष्णा। मैं समझता हूँ। मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। कोई अर्थ नहीं रहा मेरे जीवन का। एक प्रेतात्मा की तरह जिस भी वातावरण में जाता हूं वहीं अभिशप्त हो जाता है। अरे मौत में इतनी तकलीफ तो नहीं होगी, इतनी उलझने तो नहीं होंगी। ये जिंदगी, ये तो मुझे नीचा घसीटने पर तुली। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत संकरी है। सारी गलती तुम्हारी है। मैंने बार बार कहा था चाहे आसमान फट जाए तुम राजेश को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे, लेकिन नहीं, मेरी सुनती कहाँ हो। तुम समझती भी हो अगर राजेश को कुछ हो गया मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। जीजा, कुछ पता लगा? कुछ नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करवाया, जान छुड़वाया, मोहल्ले में पूछताछ की, स्टेशन पर जांच की, लेकिन कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। जाओ कुछ रुपया निकाला, जब तक ढूंढूंगा नहीं तब तक वापस नहीं आऊंगा। सुनो, कुछ खा तो लो। सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया है तुमने। खाओ तुम, मैं तो बस जहर खाऊंगा। कुछ पता लगा? क्यों रुकी? दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे। तुम इतने पशु हो गए कि मैं नहीं जानती थी। मैं? हाँ तुम कृष्णा, तुम्हारी है ना, तुम्हारी दवा खाने की है ना ये। तुम ही आए थे ना उस दिन। मैं अभी जाके दीदी को बता सकती हूँ, पुलिस को देखो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कृष्णा? तुमने उन्हें जहर पिला दिया, कभी उनसे शादी नहीं कर, और तुमसे तो ये भी नहीं सहा गया। लेकिन पद्मा एक बार। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ, नहीं तो मैं दीदी को बता दूंगी।
शीला, अरे शीला, लो राजेश आ गया। वाह राजेश बाबू, परेशान कर डाला आपने तो। आज ना आते तो शायद कल आपके भैया मुझे तलाक दे चुके होते। अरे इसी उम्मीद से तो लौट रहे थे ये कि शायद मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। ये कहाँ जीजा? पूछो इन्हीं से। सुनो, जल्दी से दूध गर्म करके। लेकिन शंकर, मैं भैया इसी गाड़ी से घर जाऊंगा। डॉक्टर? पहले डॉक्टर से सलाह तो ले लो। नहीं, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकता, एक क्षण भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगा। कृष्णा से पूछा था जल्दी से। सुनो परमा, इनकी एटेंशन ठीक कर दो, शीला से 100 रुपए लेकर रख देना। आप गए काम पे? सच जरा भी ख्याल नहीं आता किसी का। अब चले किधर गए थे? अजीब सी बात है पता, विश्वास करोगी, मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए ना। घबराओ ना, तुम तो जानती हो कि अपनी जिंदगी से कितना ऊब गया था। मेरे लिए वो एक भार जैसी बन गई और धीरे धीरे वो सभी के लिए भार बनती जा रही। मेरी वजह से लोगों के जिंदगी के बांध टूटने लगे। मैं कितना आत्मदंशन बर्दाश्त करता हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मेरी मौत ही सारी उलझनों का इलाज है। किसी को भी तो सुख ना दे पाया। आप बैठे रहिए। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। हाँ तो उस वक्त ना जाने मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं गया था देवी के मंदिर, मन में ये सोचकर कि वो बहुत भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो बहुत खुशनुमा जगह थी। मंदिर का केवल गुंबद चमक रहा था। पीपल और पाकड़ के पेड़ तो जैसे डूब ही गए थे। चारों ओर इतनी शांति थी कि जैसे हजारों मील से पत्थरों से टकराती गांवों को डुबाती नदी इन पेड़ों की छांव में आकर सो गई। मैं चुपचाप खड़ा, कुछ दूर तक इन्हीं पेड़ों की छांव से पानी सांवला पड़ गया। कुछ देर में सूरज डूबने लगा। सैकड़ों सिंदूरी बादल पानी में उतर आए और फूल की तरह धीरे धीरे बहने लगे। पता नहीं, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे पैरों को छीन लिया। उस दिन जिंदगी का नया पहलू मिला मुझे। वो ये कि ऊपर की सतह चाहे कितनी मटमैली, लेकिन जिंदगी की इन्हीं तहों के नीचे गुलाब के बादलों का कारवां चलता रहता है। क्रूरता और क्रूरता के नीचे सौंदर्य, प्रेम है, और यही सौंदर्य और प्रेम क्रूरता को चीरकर नीचे बैठ जाता है। उसे देखने के लिए सहज आंखों में नया सूरज होना चाहिए। बादलों की तरह मैं नहीं तैरते बादलों के साथ निकलता, और धीरे धीरे लगा कि मन की सारी कटुता, सारी निराशा, सारा अंधेरा धुलता सा जा रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया। मैं वहीं बैठ गया। कुछ देर में उधर कुछ सियार है। वे लोग किसी की लाश घसीट रहे थे। मैं समीप गया तो मुझे देखकर भागे। मैंने देखा एक 10-12 साल का लड़का है, अभी सांसें चल रही हैं। मैं उसके समीप गया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर उसे उठाकर लाने की ताकत नहीं। कितना सुंदर था, कितना मासूम। मैं वहीं बैठकर सियारों से उसकी रक्षा करने लगा। इस तरफ सितारे थे, इस तरफ लाश, और बीच में मैं उसकी रक्षा कर रहा था। चारों ओर इतना सुनसान था कि लग रहा था आसमान से अजीब सी शांति मेरी आत्मा पर बरस रही है। मेरे जीवन के रेशे फिर से सुलझने लगे और लगा कि ये लड़का वो चिरंतर जीवन है जिसकी मैं युगों से रक्षा करता आया हूँ और युगों तक करता जाऊंगा। जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। लगा कि मनुष्य इतनी तकलीफ और इतने दर्द के बावजूद सिर्फ इसलिए जिंदा है कि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके, उसका निर्माण कर सके, उसकी खोज कर सके, और उसके निर्माण के दौरान भी दिनों दिन
खुद सुंदर बनता जाए। वो सौंदर्य का सपना अगर कोई नहीं भी है तो वो ईश्वर के साथ है, उसे सच होना ही है। इसलिए मैं जिंदगी के पास वापस लौट आया कि जिंदगी की कुरूपता से हारूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। सौंदर्य से जीवन का सृजन करूंगा और सुंदर बनूंगा। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और आदमी को अभी बहुत काम करना है। उस लड़के का क्या हुआ? उसको तो रिलीफ के नाव वाले मिल गए। मैं इधर आ रहा था तो शंकर भैया मिल गए। आप दूध पी लीजिए, मैं जाके फल ले आती आप जा क्यों रहे हैं? मैं जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी जगह वही है जहाँ कुरूपता है, जहाँ मेरे सपने टूटे, क्योंकि वहीं मुझे प्यार बिखेरना है, वहीं निर्माण करना है। मैंने आज जिंदगी का सत्य पाया है पद्मा, और उसे लेकर मैं कामिनी के पास जाऊंगा, फिर सारी दुनिया के पास, और अगर कोई नहीं भी मिलता तो अकेले, बिल्कुल अकेले चलूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। ये मुंह गलत है, मुझे तो एक दिन जाना ही है ना। तो मेरी बात समझो, हर चीज का सौंदर्य पहचानो और उससे प्यार करो। मानोगी ना मेरी बात? मैंने कभी टाली ना आपकी बात। अच्छा बेटा, देखो पद्मा, कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। मैंने आज जीवन का सत्य पाया है और मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि दूसरों की जरूरत के लिए जिंदा रहो, अपने लिए नहीं। तुमने उसी से प्यार किया है, मुझसे तो तुम केवल मुग्ध रही हो, एक बौद्धिक सम्मोहन मात्र। मेरे जाने के बाद उससे समझौता कर लेना। उसके पास भले ही भाषा नहीं है, मगर हृदय बहुत बड़ा है, बहुत सुकुमार। उससे समझौता कर लेना पड़ेगा। फिर अपने ब्याह में बुलाओगी ना हमें? बोलो। हाँ। क्या सचमुच अभी जाओगे राजेश? हाँ भाभी, बिल्कुल अभी जाएंगे। पद्मा, मेरी अटैचमेंट करो। भाभी, कुछ कपड़े पड़े होंगे हमारे ऊपर, वो ले आइए। अभी नहीं। क्या सोच रहे हैं आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। सच, मैंने कृष्णा के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, मैं उन्हें समझा दूंगी। एक गिलास पानी लिया था। क्या हुआ शंकर? कृष्णा से पूछा? भाई देखो, मैं आज जाऊंगा जरूर, मेरा तो मन नाच रहा है। कृष्णा मुझसे मिलने नहीं आए? नहीं आए, कभी नहीं। पद्मा से कहना मत, उन्होंने खुदकुशी कर ली। जिया लेके माने मंदिर के पास घूमते। जिया लेके माने हाय बागी नदिया, जिया लेके माने राम, जिया लेके माने। जाया न जाने रे माया, न जाने रे माया, न जाने जाया न जाने रे माया, न जाने रे माया, न जाने। हाय बाढ़ी नदिया, जिया लेके माने राम, जिया लेके माने।